हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। मैंने क्विक रिवीजन कोर्स सीरीज जो है वो आपके यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। यूनिट 10 जो है तब तक मैंने आपका जो सिलेबस है वो उसमें कवर कर दिया है। ओके, सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें मैं आज आपके लिए 2019 का जो आपका NTA नेट का एग्ज़ाम है वो उसका जो क्वेश्चन पेपर है 2019 के, उसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। ओके, सो ये आपकी क्लास फर्स्ट है। ओके, सो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड बाय 4 सोर्सेज एज गिवन बिलो। कुछ जो हमें 4 सोर्सेज गिवन हैं, जो जिसके इन 4 सोर्सेज के द्वारा 4 जो सोर्सेज हैं उनके द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो जनरेट हो रही है वो हमें इस क्वेश्चन में दी गई हैं। तो सोर्स 1 में हमारे पास 4 जो इन्फॉर्मेशन वो हमें गिवन है। सिमिलरली हमें सेकंड सोर्स के जो द्वारा जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है वो हमें गिवन है, थर्ड में भी हमें गिवन है एंड फोर्थ सोर्स में भी हमें प्रोबेबिलिटीज इसकी गिवन है। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अरेंज इन सोर्सेज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एंट्रोपी। सो इन सोर्सेज को हमें इनके एंट्रोपी के एंट्रोपी जो होगी उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का यहाँ मतलब होगा कि घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा पहले आएगा और फिर सबसे कम वाला जो होगा वो सबसे बाद में आएगा। ओके, सो सी अगर हम इसमें आप इसमें क्या होगा कि आप मैंने तो यहाँ पे जैसे इसके आंसर दे रखे हैं पर इसका सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि आप मैं जैसे क्वेश्चन आपको बोलूँगी तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और आप देखेंगे कि आपको वो क्वेश्चन आ रहा है, आपको उसको सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता है। आप उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो एंड पॉज करके आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। ओके, सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास कि इसमें क्या होगा, हमारे पास हमें पता है कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, HX इज इक्वल टू समीशन ऑफ N इज इक्वल टू 1 to N। ओके, PX जो प्रोबेबिलिटी जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है लॉग इसका बेस हमारे पास 2 होगा PX। ओके, सो ये जो होगा हमारे पास फॉर्मूला है एंट्रोपी का। ओके, सो इससे हम एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा कि हम इससे हमारी हमारी जो एंट्रोपी होगी उसको हम फाइंड आउट कर सकें। ओके, और सेकंड इसका मेथड क्या होगा कि हमें पता है कि हमारी मैक्सिमम एंट्रोपी जो होती है वो किस तरीके से होती है। मैक्सिमम एंट्रोपी कब होती है हमारे पास, जब हमारे पास जो इक्वल प्रोबेबिलिटी हो सभी सारे मैसेजेस की, इक्वल प्रोबेबिलिटी सारे मैसेज इक्वल हो हमारे पास, तो वहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम एंट्रोपी होती है। ओके, सो अगर हम इस सोर्सेज में चेक करें तो हमारे पास चारों जो फर्स्ट सोर्स है आपके पास P1 P2 P3 P4 जो है वो चारों इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस सोर्स 1 की जो एंट्रोपी है वो सबसे ज़्यादा होगी। ओके, सो अगर हम इसमें ऑप्शंस में चेक करें तो ऑप्शन सेकंड जो है उसमें आपके पास क्या होगा कि सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है, ए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या मतलब सबसे ज़्यादा पहले आएगा और सबसे कम जो होगा वो बाद में आएगा। तो ओके, सेकंड ऑप्शन से हम इस डायरेक्ट से पता कर सकते हैं कि जो हम ऑप्शन ए जो होगा आपका सोर्स 1 जो है वो मैक्सिमम एंट्रोपी शो करेगा, बिकॉज इनकी जो मैसेजेस हैं वो चारों इक्वल में हैं और इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे इसका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और आप एंट्रोपी के फॉर्मूले से भी आप इन सब की एंट्रोपी निकाल सकते हैं एंड मेंशन कर सकते हैं आप अपना आंसर। ओके, सो हियर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो सी यहाँ पे भी मैंने वही सॉल्यूशन दे रखा है जहाँ पे मैंने फॉर्मूला दे रखा है एंड सो सी यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में एक मिस्टेक कर रखी है। यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई में PX भी आएगा कि PX log 2 1/P होगा। ओके, सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपके एंट्रोपी की, जब हमारे पास ऑल मैसेज सिग्नल जो होंगे उनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, सो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंट्रोल फ्लैग्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। सो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से जो है 8086 माइक्रो प्रोसेसर के कंट्रोल फ्लैग्स कौन से हैं। ओके, सो फर्स्ट आपके पास कैरी फ्लैग है, सेकंड आपके पास जीरो फ्लैग है, थर्ड इज डायरेक्शन फ्लैग एंड फोर्थ इज ट्रैप फ्लैग। तो हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो आप सिमिलरली आप क्या करोगे कि हमें पता होना चाहिए, मैंने वैसे आपको आंसर में भी दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन फ्लैग एंड ट्रैप फ्लैग जो होगा वो आपके कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर के। ओके, तो जिसमें क्या होता है आपके पास 9 फ्लैग्स होते हैं इसमें,
वैसे तो हमारा जो 8086 है उसका जो फ्लैग रजिस्टर है वो 16 बिट का होता है। ओके, तो 9 बिट जो होंगे वो आपके पास यूज्ड रजिस्टर्स के लिए होता है, जो 5 रिमेनिंग 6 रहती हैं वो अनयूज्ड होते हैं। ओके, सो 9 बिट में आपके पास 6 फ्लैग्स जो होंगे एंड 3 फ्लैग्स, 3 फ्लैग्स होंगे वो कंट्रोल होंगे एंड 6 जो होंगे वो स्टेटस होंगे। तो 3 में से कंट्रोल में कौन कौन से आ जाएंगे, डायरेक्शन एंड ट्रैक फ्लैग्स। ओके, सो सी एंड डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो मैंने आपको रिटर्न में प्रोवाइड नहीं किया है। मैं आपको उन सब का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी कि करना कैसे है हमें। तो उनको रिटर्न में मैंने सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया है इस वीडियो में। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, द फिगर ऑफ ए मेरिट ऑफ ए लॉजिक फैमिली इज गिवन इन द प्रोडक्ट ऑफ। सो मैंने आपको बताया था मैंने आपकी जो क्विक रिवीजन कोर्स सीरीज़ है उसमें मैंने इसका आपका जो मतलब हमें फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि प्रोपेगेशन डिले टाइम एंड पावर डिसिपेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा प्रोडक्ट होगा वो फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सेकेंड। ओके, सो इसमें जो मैंने आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके पास वो मैंने वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं। आपकी क्विक रिवीजन कोर्स सीरीज़ में मैंने आपको मेंशन कर रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस जो हैं, लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसी में से आपके पास आएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स करेक्टली डिस्क्राइब्स ए गुड करंट बफर। सो ऑप्शन ए है हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड हाई आउटपुट इम्पिडेंस, ऑप्शन बी है हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस, ऑप्शन सी है लो इनपुट इम्पिडेंस एंड हाई आउटपुट इम्पिडेंस, एंड ऑप्शन डी है लो इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस। तो सी अगर हम एक करंट बफर की बात करें तो उस करंट बफर में क्या होगा, हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस जो होता है बफर का हमारे पास वो लो होता है एंड करंट बफर का एंड जो आउटपुट इम्पिडेंस होता है वो हाई होता है। ओके, सो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज अगर हम करंट बफर की बात करें तो करंट बफर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि हम यूज़ में लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम इनपुट सोर्स जिसका लेस इम्पिडेंस होता है एंड टू आउटपुट लोड्स विद हाई इम्पिडेंस। तो हम क्या करते हैं करंट बफर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। ओके, सो इनपुट में जो हमारा इनपुट जो इम्पिडेंस होता है वो लेस होता है और आउटपुट इम्पिडेंस जो होता है वो हाई होता है। ओके, सो ये क्या करता है, इट इज डिजाइन टू प्रिवेंट सिग्नल सोर्सेज फ्रॉम गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ एनी डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन बाय आउटपुट लोड। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि जो आउटपुट लोड के द्वारा जो करंट में जो डिफरेंसेस आएंगे उसके कारण ये जो होता है वो सिग्नल को अफेक्ट होने से रोकता है। ओके, सो दिस इज द सर्किट ऑफ करंट बफर सर्किट। ओके, सो करंट बफर में जो होता है आपके पास लो इनपुट होता है एंड हाई आउटपुट इम्पिडेंस होता है हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास आपका क्वेश्चन है, ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हैज़, ऑप्शन ए इज हाई इनपुट रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी इज हाई इलेक्ट्रिकल नॉइज, ऑप्शन सी इज लो इनपुट रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी इज लो इलेक्ट्रिकल नॉइज। सो अगर हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करें तो हमें पता है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो उसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। ओके, और जो नॉइज होता है वो भी इसमें हाई होता है। तो ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है आपका, इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन ऑफ SCR विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। सो हम SCR की बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज आउटर जंक्शन दैट इज J1 एंड J3 आर इन रिवर्स बायस्ड while मिडल जंक्शन J2 is in forward bias. Second is outer junction J1 and J3 are in forward bias while middle junction J2 is in reverse bias. Third statement is junction J1 and J2 are in forward bias while middle junction J3 is in reverse bias. And fourth statement is all three junction J1, J2 and J3 are in forward bias. So मैंने ये भी क्वेश्चन भी आपको क्विक रिवीजन कोर्स सीरीज में बताया है। तो सी अगर हम SCR की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि SCR जो होता है वो एक 4 लेयर सिस्टम होता है जिसमें हम 2 PN जंक्शंस को कनेक्ट करते हैं आपस में। ओके, सो इसमें क्या होगा, एक N को हम हाईली अडोप्ट करते हैं, एक N को हम लाइटली अडोप्ट करते हैं। ओके, सो अब हमें बोला है कि इसकी हम अगर 3 रीजन्स की बात करें तो हमारे पास एक रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन एंड फॉरवर्ड कंडक्टिंग रीजन में ये SCR जो होता है वो
अपने ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ओके, सो यहाँ पे अब जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन की बात हो रही है, तो मतलब क्या होगा कि ये आपके जो पी टर्मिनल है आपका पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट होगा एंड एन टर्मिनल जो होगा वो नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट होगा। ओके, इसका क्या मतलब होगा आपके पास कि आपके पास J1 जो होगा एंड J3 होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा एंड J2 जो होगा वो आपका रिवर्स बायस में होगा। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा J1 एंड J3 आर इन फॉरवर्ड बायस वाइल मिडिल जंक्शन J2 इज इन रिवर्स बायस। सो ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन मोस्ट टेक्नोलॉजी आइसोलेशन इज यूज्ड इज फर्स्ट इज डायोड आइसोलेशन, सेकंड इज पीएन आइसोलेशन, थर्ड इज ऑक्साइड आइसोलेशन एंड फोर्थ इज वैक्यूम आइसोलेशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो हमें पता है यहाँ पे कि मोस्ट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आईसी फैब्रिकेशन जो आपका सेकंड यूनिट है उसका क्वेश्चन है ये कि अगर हम मोस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें जो आइसोलेशन होता है वो ऑक्साइड आइसोलेशन है। SI2 लेयर का हम ऑक्साइड आइसोलेशन करते हैं उसमें। तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन थर्ड जो है वो थर्ड सेज ऑप्शन सी इज करेक्ट बट ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। तो आपके पास ऑप्शन थर्ड जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर इज। सो हमें स्टेटमेंट रखी है 4 की वोल्टेज गेन की फॉर्मूलेज हमें गिवन है एंड करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे चेक करना है। तो हमें पता है कि जो कॉमन सोर्स का जो वोल्टेज गेन है वो नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है, फेज शिफ्ट प्रोवाइड करवाता है हमारे पास 180 डिग्री का। ओके, सो ये नेगेटिव में होगा। और कॉमन एमीटर हम सिमिलरली बात करें कॉमन एमीटर की तो ये भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करवाएगा, तो ये भी नेगेटिव होता है इसका वोल्टेज गेन भी। तो कॉमन सोर्स का जो वोल्टेज गेन है वो नेगेटिव है। तो हम 4 स्टेटमेंट्स में चेक करें तो एक स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी सारे पॉजिटिव हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा दैट इज नेगेटिव, तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। तो हम अगर ऑप्शंस में चेक करेंगे तो थर्ड ऑप्शन जो है वो बोल रहा है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट बट ऑप्शन डी इज़ नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होगा, इन एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट एज VGS इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड थ्रेशोल्ड लेवल। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा VGS है वो इंक्रीज हो रहा है हमारे थ्रेशोल्ड वोल्टेज से तो क्या होगा। 4 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज ड्रेन करंट डिक्रीज्ड। नो, अगर हम VGS को इंक्रीज कर रहे हैं VTS में तो ड्रेन करंट होगी वो इंक्रीज होगी। सेकंड स्टेटमेंट इज डेंसिटी ऑफ फ्री कैरियर्स इन इंड्यूस्ड चैनल विल रिमेन कांस्टेंट। नो, अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं हमारे गेट टू सोर्स वोल्टेज को तो हमारी जो डेंसिटी होगी फ्री कैरियर्स की चैनल में इंड्यूस्ड होगी डेंसिटी, जो फ्री कैरियर्स हैं चार्ज कैरियर्स हैं वो इंक्रीज होंगे। ओके, तो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, for TE10 mode of propagation in a rectangular waveguide filled with air, the broader dimension is 2 cm, the cutoff frequency is। so see, हम यहाँ बात करेंगे यहाँ पे जो है वेवगाइड के बारे में बात हो रहा है, हमें TE10 मोड दे रखा है। तो TE जो मोड ऑफ प्रोपेगेशन है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, M एंड N की वैल्यू हमें गिवन होती है। रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, M/A² प्लस N/B² रूट मल्टीप्लाई में C/2। ओके, सो हमें बोला गया है कि जो वेवगाइड है वो एयर से फिल की गई है तो C जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ एयर हो जाएगा। तो C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 × 10⁸। ओके, एंड N की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो ये वाली जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी एंड M की वैल्यू यहाँ पे 1 है और A की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02। ओके, सो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर ऑप्शन ए। ओके, सो आप इसको चेक करिएगा और सोल्व करके देखिएगा अपने बिहाफ पे एंड इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज 7.5 GHz जो भी इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपके पास है
assertion and reason question. So our assertion is gain margin is the factor by which the system gain can be decreased to drive it to the verge of instability. So no, assertion जो है वो wrong है, because जो gain margin है वो हमें stability के बारे में बताता है, ना कि instability के बारे में बता रहा है. ओके, so reason is said gain margin is the reciprocal at the gain at frequency at which the phase angle becomes 180 degree. या reason is true because जो हम gain margin हम निकालते हैं तो gain margin का फॉर्मूला हमारे पास होता है मोड ऑफ GHS, दैट इज हम जो ट्रांसफर फंक्शन में गिवन है उसका हम गेन निकालते हैं और उस फ्रीक्वेंसी पे जहाँ पे उसका फेज एंगल जो है वो 180 डिग्री है, दैट इज ओमेगा PCF, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे. ओके, सो रीजन जो है वो करेक्ट है बट जो असर्शन है वो रॉन्ग है. ओके, सो हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा ट्रू हो जाएगा, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड पैरामीटर H22 ऑफ ए 2 पोर्ट नेटवर्क. सो अगर हम हाइब्रिड पैरामीटर की बात करें, दैट इज H पैरामीटर की बात करें, तो H पैरामीटर आपके पास क्या होते हैं, V1 I2 के फॉर्म में होते हैं. ये V1 I2 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2. सिमिलरली अगर हम I2 की इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा H21 I1 प्लस H22 V2. ओके, सो हमें यहाँ पे H22 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो H22 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, I2 अपॉन V2 जब हमारे पास I1 0 होगा. ओके, सो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जेड ट्रांसफॉर्म. तो जेड ट्रांसफॉर्म के ROC जो मैंने आपको बताया, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपको मैंने बताया था, तो उसके बारे में यहाँ पे जो है आपकी स्टेटमेंट्स दे रखी हैं. तो ये जो है वो मैंने आपको क्विक रीजन कोर्स सीरीज़ में भी मैंने आपको बताया है. वन ऑफ माय जो क्विज सीरीज़ है उसमें मैंने आपको इसके ROC के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन किया है. एंड जो नोट्स है आपके पास यूनिट 3 के, उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसके बारे में, तो आप उसको जाके वहाँ रीड कर सकते हैं. ओके, सो ऑप्शन जो स्टेटमेंट ए है, सेट द ROC इज ए रिंग और डिस्क इन द जेड प्लेन सेंटर्ड एट द ओरिजिन. या जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है, बिकॉज जो इसकी जो यूनिट जो रेडियस होती है वो 1 होती है. ओके, सो द ROC कंटेन्स ऑल पोल्स. नो, अब जो आपकी बी स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो ROC होगी वो डजेंट कंटेन एंड ऑल पोल्स. ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट है, इफ xn इज ए फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस देन ROC इज द एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट पॉसिबली z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू इन्फिनिटी. या सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, बिकॉज अगर हमारी ROC हमारा जो xn है, हमारा जो सिग्नल है वो फाइनाइट ड्यूरेशन का होगा, तो हमारी ROC जो होगी वो एंटायर जेड प्लेन होगी एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू इन्फिनिटी. फोर्थ जो आपका है, इस साइड इफ जो हमारा सिग्नल है वो राइट साइडेड सीक्वेंस है, तो ROC जो है वो इनवर्ड एक्सटेंड होगी फ्रॉम द इनर मोस्ट नॉन जीरो पोल्स इन XZ टू Z इज इक्वल टू 0. सो जो डी स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, बिकॉज अगर हमारा जो सिग्नल राइट साइडेड सीक्वेंस होगा तो ROC जो होगी वो आउटवर्ड्स होगी. ओके, इनवर्ड्स नहीं होगी. तो आपके पास कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ऑप्शन जो स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी जो होगा वो ट्रू हो जाएगा. ओके, सो फोर्थ जो होगा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फॉर ए 2 पोर्ट नेटवर्क हमारे पास A एंड B एंड C की वैल्यू हमें गिवन है, एंड फॉर द नेटवर्क टू बी रेसिप्रोकल हमें गिवन है कि नेटवर्क जो है वो रेसिप्रोकल है, तो हमें D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे हमारे पास ये ABCD पैरामीटर की वैल्यूज़ दे रखी हैं, यहाँ पे हमें A B C की वैल्यू दे रखी है, एंड हमें एक कंडीशन दे रखी है कि हमारा जो नेटवर्क है वो रेसिप्रोकल है. तो हमारे ABCD पैरामीटर के लिए रेसिप्रोकल की कंडीशन हमें पता है. हमारे पास रेसिप्रोकल की कंडीशन क्या होगी, AD माइनस BC इज इक्वल टू 1. ओके, एंड सिमिलरिटी की इक्वेशन क्या होती है, A इज इक्वल टू D. ओके, सो हमें रेसिप्रोकल गिवन है ना, तो हम रेसिप्रोकल की कंडीशन हमारे पास AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 है. सो हम AD यहाँ पे जो इनके जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. तो हमें A की वैल्यू x1 गिवन है, D की हमें फाइंड आउट करनी है, माइनस B x2 गिवन है, C की वैल्यू में 1/x2 गिवन है इज इक्वल टू 1. सो x2 से x2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा. ओके, और हमारे पास हो जाएगा x1D इज इक्वल टू 1 एंड D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/x1.
सॉरी यहाँ पे -1 है तो ये जाके 2 हो जाएगा, इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2/x2 जो x1 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। तो यहाँ पे आप इस करेक्ट कर लीजिएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ए प्लेटिनम आरटीडी स्टैंड फॉर रजिस्टर टेम्परेचर डिटेक्टर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एट डिग्री सेल्सियस, इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट एज इज 0.004 per degree Celsius. What would be the change in resistance if temperature rise is 50 डिग्री सेल्सियस? सो मैंने आपको आपकी क्विक रीजन कोर्स सीरीज में इसका RTD की एक इक्वेशन दी थी, that says RT2 is equal to RT1 1 plus alpha T2 minus T1। ओके, सो हेयर RT2 जो है वो रेजिस्टेंस है, सेकंड टेम्परेचर का रेजिस्टेंस, एंड RT1 फर्स्ट टेम्परेचर का रेजिस्टेंस था, एंड अल्फा यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट था। ओके, सो हमें चेंज इन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से RT2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो RT2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, RT1 हमें गिवन है 100 ओम, 1 प्लस अल्फा हमें गिवन है 0.004 एंड T2 माइनस T1 हमें गिवन है 50 डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है 50 डिग्री में, हमें डिफरेंस गिवन है दोनों टेम्परेचर्स के बीच का, तो 50 जो होगा इसका यहाँ पे T2 माइनस T1 आएगा। हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास RT2 की वैल्यू आएगी 120। ओके, सो हमें क्वेश्चन में पूछा है चेंज इन रेजिस्टेंस, सो हमारे पास RT1 था 100 एंड RT2 हमारे पास आ जाएगा 120, तो चेंज जो होगा इन दोनों रेजिस्टेंस में वो हो जाएगा 20 ओम का। सो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओके, सो दैट्स इट। आपको जो ये वीडियो है वो कितनी हेल्पफुल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, सो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।